वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड्स में हमने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स को कवर कर ली है। आज हम हिस्टोरिकल मेथड के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। हिस्टोरिकल मेथड का मीनिंग, इसके अलग अलग सोर्सेस, प्रोसीड्यूर क्या है और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में भी यहाँ पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम सोशल रिसर्च में मेथड्स की बात करते हैं तो हम इवोल्यूशनरी, कॉम्पैरेटिव, हिस्टोरिकल, फेमिनिस्ट, सर्वे, पार्टिसिपेटरी, इस तरीके का बहुत सारे मेथड्स हम देखते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स को कवर कर ली है। आज हम हिस्टोरिकल मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने जो मेथड के अलग अलग क्लासेस है उनको नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो हम आज हिस्टोरिकल मेथड को पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकल मेथड एक सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट की बात करता है, यानी कि जो भी पास्ट इवेंट्स है, प्रीवियसली जो भी घटनाएं घट चुकी है, उनको जब हम उनसे जब सिस्टेमेटिक तरीके से डाटा को कलेक्ट करेंगे, उनको जब हम सही ढंग से एनालाइज करेंगे, उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में भी कुछ सिस्टेमेटिक प्रोसीड्यूर्स होते हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके हमें रिसर्च करना पड़ता है, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल मेथड है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम खास करके जब सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी में प्रेजेंट को समझने के लिए सिर्फ प्रेजेंट चीज़ों को देखना ही काफ़ी नहीं है। हम प्रीवियस क्या क्या चेंजेस हुई है सोसाइटी में, क्या रिवॉल्यूशन आया है, किस तरीके से चेंजेस हुई है, वो सारे चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है। तो हिस्टोरिकल मेथड्स के ज़रिए हम सोसाइटी किस तरीके से बदल रहा है, वहाँ पर कौन से वो फैक्टर्स है जो सोसाइटी के चेंजेस का कारण बन रहा है, सोसाइटी में क्या क्या लेसन्स हमें दी है, वो सारे चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर फ्यूचर और पास्ट सारे चीज़ों को ही देखा जाता है, खास करके फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है और उसके बाद प्रेजेंट में क्या चेंजेस आई है उनको एनालाइज किया जाता है। ये जो हमारा सोशल रियलिटी है बहुत ही यूनिक, कॉम्प्लेक्स है और ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। तो इस वजह से हिस्टोरिकल मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी को बेटर वे में समझने के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो हिस्टोरिकल मेथड है ये हमें जो सोसाइटी का डायनामिक नेचर है इसको पढ़ने में मदद करता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रिटन रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर्स, ये सारे चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं और हिस्टोरिकल मेथड के जरिए हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। अब हम बातें करते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, यानी कि कौन से वो जगह है जहां से हमें हिस्टोरिकल डाटा मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकल डाटा की बात करें तो 3 मेजर सोर्सेस है हमारे हिस्टोरिकल डाटा या फिर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का। पहला है डॉक्यूमेंट्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे आपको गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ट्रेवलर्स अकाउंट, इस तरीके का बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। इनको हम हिस्टोरिकल डाटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं और पास्ट सोसाइटीज में क्या क्या घटनाएं घटी थी, सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या किस तरीके का चेंजेस आई थी, वो सारे चीज़ों को हम समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा होते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स। फिर जो सेकंड सोर्स है वो है मटेरियल ऑफ कल्चर एंड एनालिटिकल हिस्ट्री। यहाँ पर हिस्ट्रिकल बहुत सारे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। हम कल्चरल पैटर्न देख सकते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज में हमें डिफरेंट तरीके का कल्चर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरीके का मोनूमेंट्स, लिटरेचर, आर्ट, फोकलोर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में यूनिक होती है, उनका एक अलग तरीके का कल्चर देखने को मिलते हैं। तो उन कल्चर के मटेरियल्स को, हिस्ट्री को, एनालिटिकल हिस्ट्री को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उन सारे इवेंट्स को देख सकते हैं, पास्ट में क्या कल्चर रहा है वो सारे चीज़ों को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चीज़ों को या फिर जो भी कल्चरल पैटर्न है उनको भी यूज कर सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा की तरह। फिर जो थर्ड मेजर सोर्स है वो है पर्सनल सोर्सेस ऑफ ऑब्जर्वर्स एंड विटनेसेस। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के बारे में बताई है या फिर कुछ
घटनाओं के बारे में लिखा है, वो सारे चीजें भी, पर्सनल सोर्सेज भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की तरह। यहाँ पर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्होंने किसी जगह पर लिखा है, या फिर कोई वीक आई विटनेस है जिन्होंने वो सारे चीजों को फेस की है, तो उनसे भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बायोग्राफी, मेमोयर्स, पर्सनल लेटर्स, आई विटनेस अकाउंट, ये सारी चीज़ों को हम पर्सनल सोर्सेस कह सकते हैं। ये जो 3 मेजर सोर्सेस है, ये हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करता है। अब ये जो डाटा है, जब हम हिस्टोरिकल मेथड में डाटा को यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ये डाटा 2 तरीके का हो सकता है। एक है प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्सेस यानी कि यहाँ पर जब हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर प्राइमरी यानी कि फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन, यानी कि हम जब डायरेक्टली किसी चीज को एनालाइज करते हैं, जैसे किसी भी एक मोन्यूमेंट को हम देखेंगे या फिर किसी कल्चरल पैटर्न को जब खुद जाकर उनको ऑब्जर्व करेंगे, या फिर जो भी घटनाएं घट चुकी है उस जगह पर जाकर जब हम चीजों को एनालाइज करेंगे, वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पर जो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने बुक्स लिखी है या फिर उन्होंने अपना डायरीज लिखी है, ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, वो सारे चीजों को जब हम पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन की तरह यूज करते हैं, वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम कौन से सोर्स को चूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे रिसर्च के नेचर के ऊपर, हम कौन से टाइम पीरियड पे स्टडी कर रहे हैं और हमारे पास कितना ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि हम कौन से सोर्स को यहां पर चॉइस करने वाले हैं। तो हम प्राइमरी को चूज कर सकते हैं, या फिर सेकेंडरी को, या फिर जो भी हमारे पास अवेलेबल है रिसर्च के अकॉर्डिंग, रिसर्च पर्पस के अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। यहां पर जब हम हिस्टोरिकल मेथड के जरिए सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें कुछ प्रोसीड्यूर्स यानी कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। हम नॉर्मली हिस्टोरिकल मेथड में 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। हम पहले जो प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमें टॉपिक पढ़ना है या फिर हमें जो भी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना है, उनको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा जो रिसर्च का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले हम समझते हैं। पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हम कास्ट सिस्टम को पढ़ सकते हैं, एजुकेशन, फैमिली, मैरिज, किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। मान लीजिएगा हम कास्ट सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो गया कि हमने कास्ट सिस्टम को सिलेक्ट किया है। फिर हम कलेक्ट करेंगे डाटा को, अलग अलग रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, पर्सनल रिकॉर्ड्स, ये सारे चीजों को हम अब धीरे धीरे करके डाटा को कलेक्ट करेंगे। फिर ये जो डाटा है, जिस डाटा को हमने कलेक्ट की है, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, इसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। बहुत सारी जगहों पर आपको अलग अलग तरीके का रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं। कौन से रिकॉर्ड ऑथेंटिक है, इनका क्रेडिबिलिटी कितना है, ये कितना ज्यादा बायस्ड है, ये सारी चीजों को भी यहां पर इवैल्यूएट किया जाता है। क्रिटिकली हम एनालाइज करते हैं। फिर इवैल्यूएशन करने के बाद हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि यहां पर एनालाइज करके हम इंटरप्रीट करते हैं। यहां पर पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग चीजों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो सारे चीजों को यहां पर इंटरप्रीट की जाती है। और आखिरी स्टेज में हम यहां पर प्रेजेंटेशन करते हैं। यहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से हमने जो भी फाइंडिंग्स हमें मिली है, वो सारे चीजों को हम ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करते हैं यहां पर हम, ताकि हम कंटिन्यूटी, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से समझा सके। तो हिस्टोरिकल मेथड में नॉर्मली ये 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल मेथड का क्या क्या एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स है। हिस्टोरिकल मेथड के जरिए हम सोशल चेंज को समझ सकते हैं। सोसाइटी किस तरीके से ओरिजिन हुई है, इसका ग्रोथ किस तरीके से हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे चीजों को हम हिस्टोरिकल मेथड के जरिए समझ सकते हैं। यानी कि सोशल चेंज को समझने में हिस्टोरिकल मेथड हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। यहां पर कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस हम कर सकते हैं। हमारा कौन से कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या घटनाएं घटी है, हम प्रीवियस नॉलेज के जरिए हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं। हम डीपली हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है या फिर पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, पास्ट इवेंट्स है, ये सारे चीजों को हम उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं।
यहाँ पर हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल मेथड के जरिए जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ हिस्ट्री में ही यूज होता है ऐसा नहीं, हिस्ट्री के साथ साथ हम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट में भी हम यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए हम सोशल लाइफ को एक होलिस्टिक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फुल्ली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें देखने को मिलता है हिस्टोरिकल मेथड में। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कंपैरेटिव स्टडी के लिए। जब भी हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट पीरियड्स को देखते हैं, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। वहां पर सोसाइटीज में जो चेंजेस है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलरिटीज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेंड्स, पैटर्न्स को भी समझ सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी में ये एक हिस्टोरिकल मेथड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और कंपैरेटिव स्टडी में एक की सोर्स की तरह काम करता है। यहाँ पर हिस्टोरिकल मेथड के जरिए हम रिच डाटा सोर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डाइवर्स मटेरियल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, डायरीज है, लेटर्स है, ये सारे चीजों को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास एक बहुत सारे डाटा होता है जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे डाटा होती है हिस्टोरिकल मेथड के जब हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी और चेंज को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम है, सोसाइटी किस तरीके से इमर्ज हुआ है, वो सारे कॉन्टिन्यूटी और चेंजेस का कारण हम यहाँ पर हिस्टोरिकल मेथड में देख सकते हैं। अब हम बातें करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। हिस्टोरिकल मेथड में बहुत सारे लिमिटेशंस भी है। यहाँ पर हमें इनकम्प्लीट डाटा देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इनकम्प्लीट डाटा। यहाँ पर बहुत सारे जो हिस्टोरिकल डाटा होते हैं वो शायद खो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं, या फिर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनको कभी डॉक्यूमेंट किया ही नहीं गया है। खास करके जो पुराने जमाने की चीजें हैं वहां पर डॉक्यूमेंट की इतना ज्यादा प्रावधान नहीं था, तो डॉक्यूमेंट वहां पर वो इवेंट्स को किया ही नहीं गया है। तो इस वजह से हमें एक इंफॉर्मेशन गैप देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डाटा हमें मिलता है। तो हिस्टोरिकल मेथड में इनकम्प्लीट डाटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिमिटेशंस है, और इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जो भी हिस्टोरिकल मेथड के जरिए स्टडी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर हम बायस एंड सब्जेक्टिविटी भी देख सकते हैं। जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखा गया है। तो इस वजह से बायस और सब्जेक्टिविटी भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर हम ये जो हिस्टोरिकल डाटा है इनको वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी लिखावट लिखी गई है उस पास्ट इवेंट में जो भी घटनाएं घटी है उनको हम वापस से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को वेरीफाई या फिर क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता है। हम ओल्ड रिकॉर्ड को क्रॉस चेक नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसीड्यूर है, तो वेरिफिकेशन करना भी एक बहुत प्रॉब्लम है। यहां पर हिस्टोरिकल मेथड में हम ज्यादातर टाइम सेकेंडरी सोर्सेस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पर प्राइमरी डाटा बहुत कम यूज किया जाता है। हम सेकेंडरी सोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहकर ही रिसर्च करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे टाइम हमारा जो रिसर्च होता है ये इनएक्यूरेट बन जाता है, इनरिलायबल भी बन जाता है। यहाँ पर सिलेक्टिव एम्फासिस के ऊपर जोर दिया जाता है। यहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल इवेंट को हम पढ़ेंगे उनको सिलेक्ट करके ही सिर्फ स्टडी किया जाता है। यहाँ पर कौन सी इवेंट को हम पढ़ेंगे उसको चूज करना, उसके आसपास जो भी घटनाएं घट रही है उनको हम इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम चीजों को चूज करके ही, सिलेक्ट करके ही स्टडी करते हैं। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल डिफरेंस, ये सारे चीज़ों को समझकर उनको इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी चीज़ें स्टडी की गई है उनको मिस इंटरप्रेट की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम सही ढंग से हिस्टोरिकल इवेंट्स को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो हिस्टोरिकल मेथड के बहुत सारे लिमिटेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हमने एडवांटेज, लिमिटेशंस, इनके बारे में तो बात कर ली है। अब थोड़ा एक अलग चीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ डाटा यूज किया जाता है हिस्टोरिकल मेथड में। हमने बहुत बार बातें की है कि हिस्टोरिकल मेथड में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 8 ऐसे चीजें हैं जिनको हमें समझना होगा। इनको हमें एग्जाम में पूछा जाता है, इनके बीच में
क्या डिफरेंस है, इनको भी आपको देखना होगा। हमें नॉर्मली ये 8 तरीके का जो सोर्सेस ऑफ डाटा है इनको हम हिस्टोरिकल मेथड में यूज करते हैं, एक एक करके इनको हम समझते हैं। पहला है पर्सनल डॉक्यूमेंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट वो सारे डॉक्यूमेंट होती है जो किसी एक इंडिविजुअल ने लिखा हुआ है, वो अपने खुद के पर्पस से जब कोई डॉक्यूमेंट लिखता है, वो पब्लिश की गई हो या फिर ना की गई हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब ये जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है ये साइंटिफिक तरीके से लिखे नहीं जाते हैं, यहां पर एक इंसान अपने खुद के हिसाब से चीजों को लिखता है, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट साइंटिफिक स्टाइल में लिखा हुआ नहीं होता है। फिर आता है बायोग्राफीज। बायोग्राफीज यानी कि जो भी इंसान है, बड़े बड़े जो इंसान होते हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर, सोशल रिफॉर्मर्स, एमिनेंट पर्सन, वो सारे लोग अपने खुद का बायोग्राफीज लिखते हैं, यानी कि अपने लाइफ के इवेंट्स शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या क्या घटनाएं घटी है वो सारी चीजें अपने लाइफ के बारे में वो लोग लिखते हैं। यहाँ पर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाता है हमारे लिए। यहाँ पर सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल कंडीशन, ये सारे चीज़ों के बारे में समझने के लिए ये बायोग्राफीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आते हैं डायरीज। डायरीज किसी भी इंसान अपने कुछ पर्सनल इंटेंशन से लिखता है। बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट इंटेंशन से डायरीज लिखते हैं। कुछ लिखते हैं इंसिडेंट्स को बताने के लिए और कुछ अपने लाइफ के बारे में, लाइफ को रिव्यू करने के लिए लिखते हैं। तो डायरीज भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं हिस्टोरिकल डाटा का। फिर आते हैं लेटर्स। एक जमाना ऐसा था जहां पर चिट्ठियां लिखी जाती थी। अब चिट्ठियां लोग बहुत सारे अलग अलग कारण के वजह से लिखते थे। लोग अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो, लाइक डिसलाइक को एक्सप्रेस करना हो, या फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना हो, यहाँ पर लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। हमारे टेक्नोलॉजी के ज़माने के पहले जो लेटर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। अलग अलग किंग्स या फिर रूलर्स जो लेटर्स लिखते थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर लेटर्स का भी इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं। लेटर को भी एनालाइज किया जाता है हमारे हिस्टोरिकल मेथड में। यहाँ पर हम मेमोयर्स भी देख सकते हैं। मेमोयर्स यानी कि मेमोरी के लिए जब लोग चीज़ों को लिखते हैं, जब लोग किसी जगह पर ट्रेवल कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर कोई एक प्रॉब्लम से निकल रहे हो, वो सारे इवेंट्स लोग मेमोरी की तरह लिख कर रखते थे। तो ये सारे मेमोयर्स भी हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन बनते हैं सोशल रिसर्च में। फिर आता है पब्लिक और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हो, वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। उन रिकॉर्ड्स को भी हम सोशल रिसर्च में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पब्लिश्ड डाटा है। यहाँ पर पब्लिश्ड डाटा यानी कि जो भी चीजें लोग लिखे हैं और पब्लिश की गई है। यहाँ पर जैसे सर्वे का जो डाटा है वो पब्लिश की जाती है। बहुत सारे अलग अलग लोगों की लिखावट बुक्स के आकार में पब्लिश की जाती है। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ों को समझने के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट को समझने के लिए ये सारे पब्लिश डाटा हम ज़्यादातर वक्त यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में बहुत सारे पब्लिश्ड न्यूज़ होती है। वहाँ पर किसी एक टाइम पीरियड में क्या घटनाएं घट रही है, क्या इश्यूज चल रही है, वो सारे चीज़ें हम अगर प्रीवियस न्यूज़पेपर देखेंगे ना तो वो हमें समझ में आएंगी। क्या क्या मीटिंग्स हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सारी चीज़ें हम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए समझते हैं। आज भी जब हमें कोई हिस्टोरिकल इवेंट को समझना है या फिर कोई भी इंसिडेंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का या फिर हिस्टोरिकल डाटा का। तो यहां पर जो 8 हमने हिस्टोरिकल जो डाटा के जो सोर्सेस है इनको हमने समझने की कोशिश की है। इनके जो डिफरेंस है इनको आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। खास करके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। खास करके यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है। आप आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। आप यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी, बीए हो या फिर एमए, हर एग्जाम के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा। और
तो आज का सेशन मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।